हम जिस जगह से चल के आते हैं वह उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब इलाका। वहाँ के लोग जब प्रोग्रामों में चलते थे कार्यक्रम कराने या मान्यवर साहब को सुनने, तो अगर एक आदमी जाता था तो कम से कम वो शाम को 50 पूड़ी पैक करा लेता था। पैक क्या करता था, वो गमछे में बांध लेता था। वो जानता था कि मान्यवर कांसीराम साहब को सुनने जा रहे हैं, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, तो इसलिए पैसे तो थे नहीं, तो कहाँ खाना खाएंगे। तो सोचता था कि भाई ये पूड़ी तो सूखेगी तब भी खाने लायक रहेगी, नमक और प्याज भी साथ में रख लेता था और सोचता था कि हम खाएंगे, हो सकता दूसरा ना ले आए तो उसको भी देना पड़ जाएगा। उस तरह के पूड़ी प्याज और नमक लेके वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता रहा और इस आंदोलन को बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा, क्योंकि उसके समझ में आ गया कि अगर सम्मान पाना है तो हमें इस बाबा साहब के आंदोलन को मान्यवर कांसीराम के माध्यम से हमें आगे बढ़ाना होगा। अब साहब ने आंदोलन चलाया। हमारे एक साथियों ने कहा, साहब लोग कहते हैं कि जीतेंगे तो नहीं। स्वाभाविक है कहेंगे, जब आपके पास तर्क नहीं होगा तो आप बात सुन के तो आ जाओगे। कौन सा दल, कौन सा पार्टी ऐसी रही हो जो शुरुआती दौर में आई हो और ये होगा वो जीत जाएगी? कोई ऐसे संगठन नहीं होता है, कोई ऐसी पार्टी नहीं होती है जब शुरुआती दौर में जाती है तो ये होता है कि भाई वो जीत ही जाएगी। लेकिन आपके पास तो अच्छा तर्क है भाई हम जीतें या हारें, हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है। हम तो अगर 1 वोट भी मंडी से देंगे तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जुड़ेगा और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त उसमें जुड़ेगा। हमारी पार्टी की मान्यता और उसका क्रेज बढ़ेगा, उसका लेवल मेंटेन होगा। अब वो पता नहीं कौन लोग हैं, कभी ये भी जाना करो कि जो लोग इस तरह की बातें करते हो होते कौन हैं। वो आम आदमी नहीं होता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, क्योंकि वो आपके मनोबल को तोड़ना चाहता है। और जब मनोबल को तोड़ना चाहता तो कहता अपना वोट खराब क्यों कर रहे हो भाई? 75 सालों से तो हम खराब ही किए। हम जब कांग्रेस को दे रहे थे तो हमारा वोट खराब नहीं हो रहा था, हम बीजेपी को दे रहे थे तो हमारा वोट खराब नहीं हो रहा था, और जब हम बीएसपी को दे रहे हैं तो कह रहा है कि आपका वोट खराब हो रहा है। तो वो अनाड़ी आदमी नहीं है, वो नासमझ नहीं है, वो आम इंसान नहीं है, वो किसी न किसी दल से जुड़ा बुद्धिजीवी आदमी है जो ये जानता है कि इस दलित समाज, पिछड़े समाज, गरीब समाज को गुमराह कैसे करना और इसका वोट कैसे लेना। इसलिए वो प्लान वे में कहता और आप सुन लेते हैं, ठीक है भाई ये भी सही कह रहा कि अब कहाँ जीतेंगे, अभी तो 500 वोट मिला था। अरे 500 नहीं, हमें 300 मिला, हम 301 कर देंगे, हम 302 करेंगे, हमारा राष्ट्रीय पार्टी में तो जुड़ेगा। इसलिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं कि जब ये बातें सुनते हैं तो आप चुपचाप अपना मनोबल गिरा के आप आ जाते हो कि साहब बताओ क्या होगा। हमारा तो पूरी ज़िंदगी चली गई बीएसपी के साथ लगे कुछ होता तो है नहीं। अरे क्यों नहीं होता है? अगर आज भी आपकी बात कोई सुनता है तो इसलिए सुनता है कि आपके पीछे बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर कांसीराम साहब का हाथ है, इसलिए सुनता है। वो भी जानता है कि अगर आज मंडी में कुछ होगा तो कल दिल्ली में भी हंगामा हो सकता है। इसलिए कहीं न कहीं अगर कोई ये सवाल करता है तो आप उनसे ज़रूर ये सवाल करो कि साहब हम तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को दिए, तब तो हमारी गिनती कहीं हुई नहीं। हम तो 5 साल, 10 साल, 20 साल से बीएसपी को दे रहे हैं, तो कम से कम राष्ट्रीय पार्टी में हमारा दर्जा तो है।
और पता नहीं उनके पास कौन सा थर्मामीटर है कि इलेक्शन होने से पहले ही जान जाते हैं कि ये चुनाव हार जाएगा। इसलिए ये बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। इनकी बातों को जरूर आप लोग जवाब दें। अब मैं कहना चाहता हूं, आपके पास पैसे नहीं, कौन सा बीएसपी में लोग लड़े, लाख रुपए करोड़ रुपए रख के लड़े थे चुनाव? कौन सा संगठन का काम कर रहे थे, उनके पास लाखों रुपए थे, करोड़ों रुपए थे? बताया तो रोटी बांध के चलते थे, 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन रैली में रह जाते थे, प्रोग्रामों में रह जाते थे। पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन फिर भी केवल धन के और शरीर के ताकत पे कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर लड़ाई जीतनी है तो उसके लिए आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए, इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट होती है। और आपकी इच्छा शक्ति मरी हुई, और मरी हुई इच्छा शक्ति से कभी भी कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो। आप राजा राम को ताव देके क्या करोगे? राजा राम उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, दिल्ली से आपके घर खाना खाने आते हैं, खाना भी नहीं खाते आपके यहाँ, और चीज़ें तो छोड़ दीजिए। वो इसलिए चल के आते हैं कि उनको ये समझ आ गई कि हम जो कुछ भी हैं वो इन्हीं महापुरुषों के संघर्षों के बाद होता था। हम चाहे शिक्षा प्राप्त कर लिए, चाहे हम अफसर बन गए, चाहे हम मान्यवर साहब के साथ लगे, यहाँ तक पहुँच गए, ये महापुरुषों के संघर्षों के बाद दौलत पहुँचे। तो इनके जब जेहन में, दिमाग में ये चीज़ें आ गई तो ये भी चल दिए कि भाई चलो अपने समाज, अपने भाइयों के बीच में चलें और चल के हम उनको भी कोशिश करें कि वो जैसे हम लोगों ने संघर्ष किया वैसे वो भी संघर्ष करें। इसलिए आज की सिचुएशन में हम आपका ब्लड, आपका खून, आपका परिवार, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते ही तो चल के आते हैं। भाई हम मंडी में ना आके आपको शिमला में बुला लेते, मंडी में ना आके हम आपको ऊना में बुला लेते। जरूरी था कि हम 400 किलोमीटर अपना तेल, गाड़ी और ये सब समय फूकें? ये शौक तो नहीं था। लेकिन एक कसक पीड़ा है, यार मैं उसी समाज का तो हूँ, मैं उसी परिवार का तो हूँ। हम भले कॉलर खड़ा करके घूमें, लेकिन मेरा भाई पीटेगा तो अपमान तो मेरा भी तो होगा। एक भाई अगर मंडी में पिटता है और उसी समाज का भाई अपना कॉलर खड़ा करके कहीं घूमे तो भी कहेंगे बताओ इसका समाज पिट रहा है, इसका भाई पिट रहा है, और ये देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर्ट हम भी होते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत हमें भी होती है। इसलिए ये मूवमेंट हमने कहा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मूवमेंट आप सभी लोगों का है। और इसमें जब तक आप लोग नहीं निकलोगे, जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आप लोग पिटते रहोगे, आप लोग लूटते रहोगे। इंसान होते हुए भी जानवर से बदतर ज़िंदगी जियोगे। अगर इससे छुटकारा पाना है तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा। इसलिए यह मूवमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है, तो उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। और हम लोग, हमने कहा जो आदमी 3 दिन रोटी बांध के चला, 5 दिन के लिए रोटी बांध के चला, जब मौका मिला वही चुनाव भी लड़ा। चुनाव के लिए बहुत बड़ा धन ही हो ये जरूरी नहीं होता। इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आपने वर्क किया है, अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए कम धन हो तो भी आप बेहतरीन चुनाव लड़ सकते हो। मेरा मानना है, पार्टी का भी मानना है। आपने सुना होगा, हमने तो देखा, तमाम ऐसे लोगों को माननीय कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा दिया जो साइकिल का पंचर बनाने का काम करते हैं। अब साइकिल का पंचर बनाने वाले के पास कितने पैसे होंगे? अब आप सोचो, बहुत पैसे नहीं होते। 20 लोगों को तो जब हमें जिम्मेवारी मिली तो ऐसे को हमने चुनाव लड़ाया
जिनको हमने बाम सेप से कह के कुर्ता पैजामा तक लखनऊ में मंगवाया। फटे हुए कुर्ते पैजामा पहने थे तो हमने सोचा कि बहन जी बोलेंगे भाई ये कैसा आदमी, ये चुनाव लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। हमने उससे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है क्योंकि तुम समाज में चलते हो, समाज तुम्हें पसंद करता है, तो ऐसे में आपको बहन जी के सामने बोलना कुछ नहीं, आपको बस इतना कहना है कि बहन जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, हम तो चुनाव जीत के आएंगे, बस इतना ही कहना, बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। और हमने बहन जी के सामने पेश किया बाम सेप से। लखनऊ में कुर्ते उर्ते अच्छे को तब वो चिकन बोलते हैं, लखनऊ चिकन बोलते हैं, मुर्गा नहीं चिकन कपड़े को, और वो 150 में मिल जाते हैं। कुर्ता पैजामा दोनों 150 में मिल जाते हैं। हमने 4-5 मंगवा दिया। राम गरीब बनवासी करके था, मध्य प्रदेश मिर्ज़ापुर से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। हमने कहा बोलना मत, अगर वहाँ बहन जी क्या कह दो कि बहन जी पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, चुनाव में कैसे लड़ूंगा, तो फिर तो बहन जी कहेंगे भाई राजा राम तुम्हें पता नहीं कैसे, भाई किसी ऐसे को ले आओ जो हैंडबिल तो बनवा सके, पोस्टर तो बनवा सके, कम से कम मंच तो लगा सके। और ऐसे आदमी वो गया वहाँ खड़ा हुआ, पर्सनालिटी भी उसकी लंबी थी, आदिवासी ही था। बहन जी ने देखा, उन्होंने कहा भाई राजा राम क्या बताओ ये, मैंने कहा बहन जी चुनाव जीत जाएगा, आप अभी फार्म दे दीजिए। उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है। जब ये कह रहा तो उसको टिकट मिला। हमने कहा भाई देखो प्राथमिकता में तुम हो हमारे, इसलिए तुम अपनी विधानसभा में 12 मीटिंग रखो मेरी, 12। आपके यहाँ थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है तो आपके यहाँ थोड़ा आने जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उधर थोड़ा पॉपुलेशन अच्छी होती है और एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग जाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, आधा घंटा 1 घंटा या 20 मिनट 25 मिनट, और उससे दूसरी विधानसभा भी हम टच कर लेते हैं 1 घंटे में। और जब हम वहाँ प्रोग्राम करते थे तो एक गमछा बिछाते थे कि भाई जितने आप लोग आए हो, क्योंकि ये तो आपका ही भाई है, इसके तो शाम को कनस्टर में आटा भी नहीं है कि रोटी बने, तो आप लोग वोटे ही नहीं, इस पर कुछ पैसे भी दो क्योंकि कल के कार्यक्रम कहाँ से होंगे। तो उतने कार्यक्रम जब तक चलते थे आधा घंटा 45 मिनट, तब तक उस पर पैसे जो कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये देता था। और जब मीटिंग ख़त्म होती थी तो हम कहते थे राम गरीब बनवासी इसको उठा लो और इसी से कल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना और कुछ हैंडबिल बनवा लेना। और वो आदमी चुनाव जीता। और जब चुनाव जीता तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान उससे मिलने आया। वो सीएम बना तो उससे, क्योंकि आदिवासी था, उससे मिलने आया तो उसने एक बात केवल कह दी कि भाई आप तो समाज के नेता हो, आप हमारे पास आओ, हम मिनिस्टर भी बनाएंगे और सारी दुख दूर आपका दूर हो जाएगा। उसने सिटिंग सीएम को कहा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, अदब करता हूँ, आप मेरे घर में आए, कहीं हम अपनी मर्यादा न भूल जाएं, इसलिए आप कृपया यहाँ से जाओ। मुझे आज यह स्थान अगर किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब ने दिया, तब आप मुझे देखने आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ धन नहीं होता है, इच्छा शक्ति होती है। इसलिए मजबूत इच्छा शक्ति हो और थोड़ा सा चलने का तात्पर्य, अब आप आराम से घर में बैठे हो, अगले महीने के लास्ट में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, क्या कर लोगे? कम से कम कुछ नहीं है तो कम से कम आप कंटिन्यू डोर टू डोर जाते भाई, जा तो सकते हो, जाके लोगों से अपील तो कर सकते हो भाई देखो हम बीएसपी से चुनाव लड़ने के लिए, या बीएसपी चुनाव लड़ेगी हाथी, ये सब बता के आप अगर जाते हैं तो कम से कम इतना तो होगा कि भाई देखो वो आया तो था साथी, वो कई दिन से घूम तो रहा है। तो व्यक्तिगत एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह का आपको एफर्ट्स करने होंगे। और इसके साथ हमने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट, और इस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाबा साहब के बाद माननीय कांसी राम साहब ने भी संघर्ष किया, और संघर्ष किया उस पर भी बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम 2-2:30 बजे यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि शाम होते होते हम शिमला पहुँच जाएं, क्योंकि आपका पहाड़ी एरिया तो थोड़ा सा
अब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको पता है माननीय कांसीराम साहब ने कितना संघर्ष किया। बाम से BS4 BSP, और ज़्यादा नहीं, मैं बाम से पे थोड़ा सा बात रख दूं। माननीय कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, क्योंकि 1964 में उनको लगा बाबा साहब को अध्ययन करने के बाद कि बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के आंदोलन को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए। तो उनको लगा कि इनको अर्थ का अभाव रहा, धन का अभाव रहा। अगर धन का अभाव नहीं होता तो ये बाबा साहब के अनुयायी कम से कम एक कार्यालय खोल के या बसों का किराया देने के लिए पैसे का प्रबंध करके बाबा साहब के आंदोलन को गांव-गांव तो लेके जाते। लेकिन उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो, इतने भी संसाधन या पैसे नहीं थे कि जिससे वो बाबा साहब के मूवमेंट को गांवों तक पहुंचाएं। माननीय कांसीराम साहब को लगा कि हमें अगर अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाना है, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो हमें धन बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल धन का अदा करना है। उन्होंने उस समय पढ़े लिखे लोगों से संपर्क करना शुरू किया था। उस पर लंबा हम नहीं जाना चाहते, वो भी बहुत लंबा है। कहाँ कहाँ वो गए, पूना में गए, महाराष्ट्र में गए, फिर RPI ने कांग्रेस के साथ समझौता किया, तमाम चीज़ें हैं। वो आज ये कैडर का सब्जेक्ट नहीं है, मैं मूल पॉइंट पे आना चाहता हूँ। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे कर्मचारियों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज करके हम इनसे जो है कि इस समाज की जो गांव में अनपढ़ लोग हैं या किसान लोग हैं या मजदूर लोग हैं, उनको तैयार करने का काम हम इनसे करवाएंगे। तो उन्होंने पढ़े लिखे कर्मचारियों को तैयार करना शुरू किया। कि उनको कहा कि आपको राजनीति नहीं करनी, आपको गैर राजनीतिक जड़ें जितनी गाँवों में, मतलब जो है समाज को तैयार करो, समाज में चेतना पैदा करो। क्योंकि बाबा साहब के तमाम कोटेशन को लेकर, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि यार मेरे समाज के लोग या मेरे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के भाई, अगर आप लोग ज़्यादा कुछ न कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप रोटी बेटी का संबंध आपस में करो, लेकिन अगर आप लोग रोटी बेटी का संबंध नहीं भी कर सकते तो आप लोग आपस में अगर बातचीत शुरू कर दो, उठना बैठना शुरू कर दो, एक जगह आ जाओ, तो भी आप लोग इस देश के शासक बन सकते हो। किसने कहा था? ये बाबा साहब ने कहा था। माननीय कांसीराम साहब ने इसी बात को लिया कि भाई हमें उन गरीब लोगों को तैयार करना है, जो लोग जिनके पास थोड़ा धन भी है, सैलरी मिल जाती थी, धन आता था, पढ़े लिखे होने के नाते थोड़ा ब्रेन भी था, और 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनके पास टाइम भी था। तो मानवर साहब को लगा कि हमारे लिए सबसे अच्छे होंगे कि हमारे समाज के लोग, इनके पास थोड़ा धन भी है, थोड़ा टाइम भी है, थोड़ा दिमाग भी है, ये लोग बाबा साहब के आंदोलन को आगे चढ़ाएंगे। अब मैं जिक्र करना चाहता हूं, जब बाबा मानवर साहब ने बामसेफ बनाई, आज बामसेफ के बड़े गुट घूमते हैं और चंदा भी खूब लेते हैं। अब उनसे कभी भी मिले तो पूछे कि बामसेफ का मकसद क्या है भाई, बामसेफ करना क्या चाहती है, बामसेफ किसने बनाई है। दीना बाना का अगर जिक्र हो तो दीना बाना के लिए किसने संघर्ष किया? मानवर कांसीराम साहब ने बामसेफ बनाई थी? नहीं बामसेफ बनाई थी। ये तो 1964 का जिक्र है, उस समय बामसेफ कहाँ थी? खाबड़े खोबड़े कब 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 आए साहब के साथ, कब बामसेफ बनी? लेकिन वो जानते हैं कि जो सामने बैठा हुआ आदमी है उसको कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं तो वो सुनाता रहता है आपको। भाई बामसेफ मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा गठित की गई और उनका मकसद था कि एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो समाज को तैयार करेगा और समाज को ऑर्गेनाइज करेगा। इसके पास थोड़ा धन भी होगा, इसके पास थोड़ा दिमाग भी होगा, उसको लगा के समाज को तैयार करने का काम करेगा। लेकिन इसने क्या किया? इस संगठन ने, इन्होंने जिद किया कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बामसेफ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और माननीय कांसीराम साहब कहते थे अगर बामसेफ कर्मचारियों का
मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो इसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास चला जाएगा। और ज्यों सरकार के पास रिकॉर्ड गया, सबसे ज़्यादा अधिकारी किस बात से डरता है बताइए? सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से डरता है। वो कहता है कि अरे मेरा बच्चा मंडी में पढ़ रहा है, मेरी बेटी मंडी में पढ़ रही है, अभी ये नाराज़ हो जाएंगे, मुझे भेज दिया, कांगड़ा भेज दिया, शिमला भेज दिया, तो हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? इसलिए फिर वो किसकी सुनता है? सरकार की सुनता है। और माननीय कांशीराम साहब ये जानते थे कि अगर हमने बामसेफ का रिकॉर्ड अगर सरकार को दिया तो यह बामसेफ हमारी नहीं सरकार की हो जाएगी। हमारे इस आंदोलन के चलाने के बजाय बल्कि वो सरकार का एजेंडा लागू हमारे समाज पे करना शुरू कर देगी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जानते फिर क्या हुआ था? जो आज घूमते हैं ना मूल निवासी, ये निवासी वो निवासी बना के, आप लोग उनसे पूछो कि क्या करना चाहते हो? करोड़ों रुपए तो इकट्ठा करते हो, चंदा लेते हो, कहाँ जाता है? किस काम में लगता है? और आपने आज तक कराया क्या? आपने अपने समाज को कहीं सम्मान दिला दिया हो? कोई कानून आपने पास करा दिया हो? कोई महापुरुषों के सम्मान में आपने कुछ बनवा दिया हो? यूनिवर्सिटी बनवा दिया हो, हॉस्पिटल बनवा दिया हो, कुछ बनवा दिया हो? एक तो गिना दो। लेकिन उनको नहीं गिनाना है। और गिनाना क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बनाया ही नहीं, तो गिनाएंगे कहाँ? उनकी तो अच्छी खासी दाल रोटी आपके चंदे से चल रही है। तो कोई मूल निवासी, तो कोई ये कोई वो, अपना ये करके थाली पर बजाता रहता और सरकार का गुणगान करता। और दुख तो तब होता उसमें आप लोग भी घूमते। और हुआ क्या? जब उस समय मान्यवर कांशीराम साहब अड़ गए और सरकार की मंशा फेल हुई, तो उस समय अर्जुन सिंह जो सबसे दिग्गज नेता कांग्रेस का हुआ करता था गांधी परिवार के बाद, उसने पूरे बामसेफ को खरीदा, मैनेज किया। जितनी उसके पास लिस्ट आई, बामसेफ को उन्होंने खरीद लिया। और जब बामसेफ को खरीदा, उस दिन मान्यवर कांशीराम साहब एकदम टूट से गए। उनको लगा कि हम तो शुरुआत दौर में ही गए। लेकिन हमने कहा लड़ाई केवल हथियार से, पैसे से नहीं लड़ी जाती, ताकत से ही नहीं लड़ी जाती। लड़ाई अगर जीतना है तो उसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अभी रिवाल्वर लेके रखो, आप में दम ही नहीं है चलाने के लिए, तो लाठी से भी बेकार है। आप रिवाल्वर रख के चलाने की तो क्षमता रखोगे तभी तो रिवाल्वर किसी काम में आएगी, अन्यथा डंडे से भी बेकार है। तो आप धन रख लो, खूब पहलवान भी हो जाओ, छोटा सा बच्चा 2 चाटा मार के चला जाएगा। उस समय भैया मोबाइल थोड़ा बंद करो, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूँ। वैसे आप लोग बहुत जल्दी बुरा मानते हो, क्योंकि सबसे दिक्कत क्या है, मैं अभी 1 मिनट करूँगा बात, हमें तो अभी याद भी नहीं था, मैं इसके बाद बताऊँगा क्या है, मतलब अभी मुझे अध्यक्ष जी ने बताया। इसके बाद अर्जुन सिंह ने पूरा खरीद लिया, सब बिक गए। जो साहब के दाहिने हाथ, बाएं हाथ, आगे पीछे, जिनके बल पे पूरा आंदोलन खड़ा करना था, सबको अर्जुन सिंह ने खरीदा। 15 दिन तो माननीय कांशीराम साहब एकदम कोमा में चले गए। उनको लगा कि इतना संघर्ष हमने किया, इतना संघर्ष हमने किया, और इस सारा संघर्ष का मटिया मेट अर्जुन सिंह ने कर दिया इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के सह पे। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने मजबूत इच्छा शक्ति लेकर संघर्ष के लिए उतरे थे। उन्होंने कहा कि अब हमें कांग्रेस को सबक सिखाना है। और फिर उन्होंने 5-10 दिन बाद ही फिर मैदान में उतरे और उन्होंने फैसला किया कि हमें सबसे पहले अर्जुन सिंह को मटिया मेट करना है। और जानते फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा टाइम उसी सतना, अर्जुन सिंह का जो घर है, गढ़ है, जहाँ से वो सांसद बनता था, जिस स्टेट का वो सीएम बनता था, उसी स्टेट में उन्होंने अपना डेरा डंबर डाल दिया और घर घर जाना, लोगों के बीच में जाना, ये सारी चीज़ें बताना। और फिर जब लोकसभा का चुनाव आया, तब उन्होंने एक गरीब समाज का बेटा क्या करता था, सब्जी बेचता था,
सब्जी बेचता था और कुछ नहीं करता था, लेकिन वो कांसीराम साहब के साथ चल रहा था, जिंदाबाद करता था, दरी बिछाता था। और मान्यवर कांसीराम साहब ने उस गरीब सैनी समाज का, सुखलाल कुशवाहा नाम था उसको उन्होंने किसके खिलाफ लोकसभा का उम्मीदवार बनाया? अर्जुन सिंह के। और दूसरा कौन लड़ रहा था बीजेपी से? वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये भी सीएम रहा। ये दो सीएम रहे। और उसके बीच में बीएसपी किसको लड़ाई? एक काशी कुशवाहा के बेटे जो कि सब्जी बेचता था, पैसे ही नहीं थे। और रिजल्ट क्या रहा कि दोनों पूर्व सीएम चुनाव हारे और बहुजन समाज पार्टी चुनाव वहां से जीती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मनोबल को ऊंचा करो। लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं है। अब आप कहते हो साहब मुझे खेद है, दुख है, भीड़ नहीं आई। अरे मैंने भीड़ तो बुलाई ही नहीं, लेकिन आप कम से कम 2 आदमी तो ले आते, 1 आदमी 4 आदमी तो ले आओ। आप क्यों ठेका ले रखा 17 विधानसभा का? हम तो बार बार कहते हैं कि आप ये डिसीजन ले लो कि हमें 1 सप्ताह में 1 आदमी को मानसिक रूप से तैयार करना है, और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मसाले पर्याप्त हैं आपके पास। अगर राजनीतिक चर्चा करनी है तो कांग्रेस का भी इतिहास आपको पता है, कांग्रेस ने क्या कर दिया इतने दिनों में। और बीजेपी भी चली रही है, उसमें तो ज्वलंत इशू है सब। कुछ नहीं बचा है आपके पास। क्या बचा है? नौकरियां बची हैं? कुछ बचा ही नहीं। रोजगार बचा? कुछ बचा ही नहीं है। तो मसाला तो बहुत है, लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको आदत है कि काम भी हो जाए और मेरा कंधा भी इस्तेमाल न हो, क्योंकि आप ये इसमें भरोसा करते हो यार बंदूक भी चले लेकिन कंधा किसी और का हो, लेकिन निशाना सही लगना चाहिए। निशाना कहाँ लगना चाहिए? विधानसभा के सीएम की कुर्सी पे। निशाना कहाँ लगना चाहिए? देश की पीएम की कुर्सी पे। कैसे लगेगा निशाना? और ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ोगे, बहाने में नंबर 1, और काम करने की कोई इच्छा नहीं। और कहते हो राजा राम की बात हमें कड़वी लगती है, चुभ जाती है। हम आपसे रिश्तेदारी करने आए हैं, आपके यहाँ खाना खाने आए हैं, हमें तो गाली दे के मानवर कांसीराम साहब ने तैयार किया। 2-4 जगह तो मारा भी है थप्पड़ से। हमें भले न मारा, लेकिन मेरे साथियों को मारा 2-4। पंजाब के लोगों को तो बहुत पीटा, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था, जुनून था कि मानवर कांसीराम साहब हमारी जमीन जायदाद के लिए नहीं हमें गाली दिए, उन्होंने हमें कुछ लायक बनाने के लिए बोला। जो शब्द आपको चुभ जाते हैं, भाई हमने कुछ न दिया हो, लेकिन कम से कम हम आपको टाइम तो दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं कसक और टीस हमें भी तो होती है। हमें लड़की नहीं मिली होती, हम इतने अनाड़ी थे, हम भी वेलफेयर अफसर हो गए थे। हमारा मन नहीं था कि हम शादी कर लेते, हमारा मन नहीं था कि मेरे पास भी परिवार होता। क्यों छोड़ा भाई? इसीलिए तो छोड़ा क्योंकि हमने देखा कि मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन जी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इस लाइन पे हमें भी चलना चाहिए। अब हमारे ही शब्द आपको चुभ जाए। मैं आपकी ज़मीन तो लेने आया नहीं भाई, हमारा भी तो आप ही हो सब कुछ। हमें भी तो यही है कि कल हम भी अगर मरे तो कम से कम मेरा समाज उस दिन ये तो कहे कि यार देखो हमारे आंदोलन का साथी था, इतना संघर्ष किया था, तो कम से कम 2 शब्द तो हमें भी उसके प्रति सहानुभूति में रखने चाहिए। यही तो है। लेकिन आप कहो साहब राजा राम बोलने नहीं दिया मुझे, इतना अपमान। अरे राजा राम को क्यों सुनाना है? प्रदेश आपका है, विधानसभा आपका है, लोकसभा आपकी है। रोज मंच लगाओ और घंटे भर कैडर दो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन वहाँ आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप में क्षमता नहीं है लोगों को इकट्ठा करने की, आप में क्षमता नहीं है कन्विंस करने की,
आप में क्षमता नहीं है 10 रुपये लगाने की, इसलिए आप सोचते हो कि बना बनाया मंच मिल जाए और वहाँ हमें मिल जाए भाषण देने के लिए। हम उस पर भी तैयार हैं, लेकिन 2 आदमी तो ले आओ, 4 आदमी तो ले आओ, कुछ तो करो भाई। राजा राम को कौन सा कैडर दोगे यहाँ बैठा के? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आम आदमी की जिंदगी 65 साल 70 साल, 3 हिस्सा जिंदगी तो आपने जैसे ही निकाल दिया है, जैसे भी निकाला, मूवमेंट में निकाल दिया, रोजी रोटी में, बच्चों की शादी करने में। 10 साल 5 साल बचा है, उसका कोई मकसद बना लीजिए ना। वही है, कहावत है कि जब जगे तभी सवेरा हो जाए। अगर आज भी आप उसका मकसद बना लो तो भी आपका न सही, लेकिन आपके आने वाले बच्चों का भविष्य जरूर थोड़ा सिक्योर हो सकता है। क्या बचा है आपके पास? इस सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा है। जब बाबा साहब का संघर्ष तो आरएसएस का कहीं नामजस था नहीं था, लेकिन आरएसएस एक विचारधारा, एक सोच है। बाबा साहब के भी सामने जो रुकावटें आती थी वो इसी की सोच थी, इसी जो आरएसएस की आज सोच है वो समय वो सोच थी। और ये आरएसएस जब थोड़ा पहले भी कांग्रेस के साथ भी रहा, और वो आरएसएस आज किसके साथ है? बीजेपी के साथ। और एजेंडा क्या है? हिंदू राष्ट्र। कौन सा हिंदू राष्ट्र? जो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में आप कहाँ हैं? फिर क्या करेंगे? वही शिक्षा मंत्री फूले जी को पढ़िए,